गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम लोग अपवर्तन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि कल की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें मैंने आपको परावर्तन के बारे में विस्तार से बताया था कि परावर्तन क्या चीज़ है। मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, सब चीज़ें बताई। आज का जो टॉपिक है हमारे वो है अपवर्तन। तो सबसे पहले सभी भैया ध्यान से सुनना, हमें ये पता होना चाहिए कि अपवर्तन किसे कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी कि अपवर्तन की परिभाषा ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सभी भैया ध्यान से सुनना, ये 9 नंबर का लेसन है। सबसे पहला टॉपिक मैंने परावर्तन के बारे में दोहरान आपको करवा दिया था और अब मैं दोहरान करवा रहा हूं अपवर्तन के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले जो परिभाषा आ रही है कि अपवर्तन किसे कहेंगे, तो आप लोग सभी भैया अच्छी तरीके से बताओगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब जरा देखो किस प्रकार से विचलित हो रही है। जैसे कि डायग्राम के अनुसार यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये कोई आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण और ये है अभिलंब। इनके मध्य जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब। और यहां पे जैसे ही प्रकाश किरण आपतित होगी प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा। और यदि माध्यम सघन माध्यम है, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो जैसे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। किंतु दो चीजों का ध्यान रखना, यदि प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब तो जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो अभिलंब की तरफ झुकती है, और जस्ट इसका उल्टा, यदि प्रकाश की किरणें वो सघन से विरल में प्रवेश करती है तब अपवर्तित प्रकाश किरणें वो अभिलंब से दूर हटती है। तो सभी भैया अच्छी तरीके से सुन लेना कि आप लोग सबसे पहले आप लोग इसमें टॉपिक भी ध्यान रखना कि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से बताना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। फिर जरा ध्यान से देखना कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब तो अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुकती है। और यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तब अपवर्तित प्रकाश किरण वो अभिलंब से दूर हटती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि अपवर्तन किसे कहते हैं। सभी भैयाओं को इसके बारे में समझ में आ जाना चाहिए। इसके पश्चात हम लोग इस टॉपिक में नेक्स्ट आगे जो पढ़ेंगे वो है स्नेल नियम। अगला जो इसका टॉपिक है अपवर्तन के पश्चात वो है स्नेल नियम। अब सभी भैया देखना कि स्नेल नियम किसे कहते हैं। स्नेल नियम यानी कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के तुल्य होते हैं जिसे स्नेल नियम कहा जाता है। यानी आप लोग इसको लिख सकते हो एन या म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, एक छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से कि स्नेल नियम किसे कहते हैं।
कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है वो सदैव एक नियतांक के तुल्य होते हैं, जिसे स्नेल नियम कहा जाते हैं। दैट इज करेक्ट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा कि अपवर्तन क्या है, वो परिभाषा याद होनी चाहिए, वो बोर्ड में नहीं पूछी जाती है क्योंकि सीनियर क्लास के स्टूडेंट हो और ये 10th लेवल की परिभाषा है, किंतु इसको याद रखना है क्योंकि सब कुछ चीज़ें इसी पे आधारित है। बाकी बोर्ड में ये परिभाषा कम पूछी जाती है। इससे नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा स्नेल नियम, जो कि माध्यमिक बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा भी गया है कि स्नेल नियम किसे कहते हैं, कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है वो एक नियतांक के तुल्य होता है, जिसे स्नेल नियम कहा जाता है। यानी म्यू या एन बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। करेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन की घटनाएं। अपवर्तन की घटनाएं, वैसे अपवर्तन की मैंने आपको कक्षा में बताई 3 घटनाएं आपके सिलेबस में दी गई है, हालांकि वो कोई ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती है घटनाएं, क्योंकि वो 10th में भी आपको दी गई हैं और यहाँ से वो घटनाओं से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी हमें देखना है कि अपवर्तन की घटनाओं संबंधी मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चन बताए। कि सबसे पहले मान लो पात्र के, तो ध्यान रखना कि तालाब के पेंदे में कोई वस्तु रखी गई है, या कोई एक पात्र है, पानी का भरा हुआ पात्र है और उस पेंदे में कोई वस्तु रखी गई है, वो वस्तु हमें पेंदे से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। इसके पीछे कारण है अपवर्तन। जरा कैसे, जैसे कि आप लोग यहां पे डायग्राम में देखना, जैसे आप लोग ये कोई पात्र ले रहे हो, ये कोई आपने एक पात्र लिया और इस पात्र में पानी भर दिया, पात्र में पानी भरा हुआ है और पात्र के पेंदे के अंदर कोई वस्तु और रखी गई है। अब इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चल रही हैं और दोनों प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो आपको पता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी तो प्रकाश किरण का अपवर्तन तो होगा ही होगा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित प्रकाश किरण इस प्रकार से अभिलंब से दूर हटती है। और इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरण को यदि हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण हमें ओडेस बिंदु से आती हुई दिखाई देती है। रिजल्ट ये मिलेगा कि वस्तु भले ही पेंदे में रखी हुई है फिर भी वो पेंदे से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसके पीछे कारण क्या है? अपवर्तन। सभी भैया ध्यान रखना। दूसरी जो घटना है वो ये है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का क्षैतिज से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। दूसरी घटना का जो नाम है वो ये है कि सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का क्षैतिज से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जैसे कि आपको पृथ्वी दर्शाई गई है, ये पृथ्वी की क्षैतिज है, ये अलग अलग वायुमंडल की परतें हैं, ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है क्षैतिज से नीचे, और इस सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल की परतों में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरणें अपने मार्ग से क्या हो जाती है? जैसे ही सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल की परतों में प्रवेश करेगी तो भिन्न भिन्न परतों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी। परिणाम स्वरूप प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा और इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं हम लोग, तो जैसे इन अपवर्तित प्रकाश किरणों को यदि हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें ये क्षैतिज से ऊपर से आती हुई दिखाई देगी। परिणाम स्वरूप सूर्य का आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज से ऊपर बनेगा। तो यह भी
तो जैसे कि हम लोग अपवर्तन की जो दूसरा घटना पढ़ रहे थे वो है कि सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का क्षितिज से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। क्यों? क्योंकि जैसे कि वास्तविक स्थिति क्या होती है, सूर्य की क्षितिज से नीचे होती है और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो वायुमंडल में भिन्न भिन्न परतों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी, प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा। और इस अपवर्तित प्रकाश की किरण को यदि हम लोग ऐसे अपवर्तित प्रकाश में जैसे हम लोग पीछे की ओर जैसे बढ़ाते हैं तो ये हमें क्षितिज से ऊपर से आती हुई दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप सूर्य का जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो क्षितिज से ऊपर बनता है। करेक्ट? जो सूर्य की जो अपवर्तन की जो थर्ड घटना है वो कांच के स्लेब के द्वारा प्रकाश की किरण का अपवर्तन, वो भी अपवर्तन की घटना है। यानी स्लेब पे जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है और वो घटना है वो भी अपवर्तन पे आधारित है। जरा किस प्रकार से? जैसे कि आपको ये आयताकार स्लेब आपको दर्शाई गई है, ABCD कोई आयताकार स्लेब है और इस स्लेब के ऊपर वाले पृष्ठ में यहां पे मान लो कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, PQ प्रकाश किरण आपतित हो रही है। अब जैसे ही यहां पे आपतित होगी प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा और अपवर्तित प्रकाश किरणें उस स्लेब के नीचे वाले पृष्ठ पे फिर से यहां पे जाके आपतित होती है, फिर से इस पृष्ठ पे प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है और निर्गत प्रकाश की किरणें S बिंदु पे फिर से अपवर्तन होता है और निर्गत प्रकाश की किरणें R बिंदु पे, यहाँ पे सॉरी हम लोग बिंदु लेंगे R बिंदु पे फिर से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है और निर्गत प्रकाश किरण हमें RS प्राप्त होती है। इस कंडीशन में आपतित प्रकाश की किरण को PQ को यदि हम लोग ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब निर्गत प्रकाश की किरण और आपतित प्रकाश किरण ये दोनों एक दूसरे के समानांतर जाती हुई प्रतीक होती है। हालांकि इस कंडीशन में प्रकाश की किरण अपवर्तन तो 2 बार होता है, किंतु आपतित प्रकाश की किरण को ऐसे आगे की ओर बढ़ाने पे और निर्गत किरण और आपतित किरण ये दोनों एक दूसरे के हमें समानांतर जाती हुई प्रतीक होती हैं और इनके मध्य की जो दूरी होती है उसको पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। और उस पार्श्व विस्थापन का जो सूत्र है वो आपको बताया गया, D बराबर होता है T साइन I माइनस R बटा कोस R। यह T है वो स्लेब की मोटाई है और I है वो ये आपतन कोण है और R है वो अपवर्तन कोण है। इस प्रकार से इस सूत्र में I और R के मान रख करके हम लोग इन दोनों जो दोनों किरणें इनके मध्य की दूरी का मान को ज्ञात किया जा सकता है और उस दूरी को कहा जाता है पार्श्व विस्थापन। इस प्रकार से अपवर्तन पे जो कल की क्लास थी उसमें परावर्तन के बारे में बताया गया, आज की क्लास में आपको अपवर्तन के बारे में बताया गया। सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा बताई गई, फिर अपवर्तन की 3 घटनाओं के बारे में आपको बताया गया, स्नेल नियम के बारे में आपको बताया गया और लास्ट जो इसमें हम लोग टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं वो घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जरा ध्यान से देखो, अभी जो मैंने बताया कि इस अपवर्तन संबंधी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यहां से देखा जाए तो ओनली आपको स्नेल नियम याद रखना है और अभी जो क्लास में अभी जो टॉपिक चलेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बारे में सभी भैयाओं को अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसकी परिभाषा बोर्ड में बहुत बार मैक्सिमम पूछी गई है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किससे कहा जाता है, जरा ध्यान से देखना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या होता है अच्छी तरीके से देखना सभी भैया। जैसे कि ये माध्यम सघन माध्यम है, यहां पर कोई वस्तु O रखी गई है और वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से सघन माध्यम से जैसे जैसे विरल माध्यम जाएगी तो प्रकाश किरण वो अभिलंब से दूर हटती, जैसे यहाँ B बिंदु पे आपतित हुई प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी B के अनुदिश, और जैसे जैसे आप लोग आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हो ये अपवर्तित प्रकाश किरणें वो प्रतिकारी पृष्ठ की तरफ इस प्रकार से झुकती जाएगी। जैसे ये C बिंदु है तो ये C', इस प्रकार से लगातार ये प्रतिकारी पृष्ठ की तरफ झुकती जाएगी और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के तुल्य हो जाते हैं तब अपवर्तित प्रकाश किरण वो डायरेक्ट प्रतिकारी पृष्ठ की इस प्रकार से बिल्कुल ऐसे समानांतर हो जाएगी और ये कोण बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे बनने वाले उस आपतन कोण को कहा जाता है क्रांति कोण, यानी वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान समकोण हो, यहाँ पे बनने वाले उस आपतन कोण को कहा जाता है क्रांति कोण। और इसके पश्चात
क्रांति कोण के पश्चात जैसे आप लोग आपतन कोण के मान को फिर से बढ़ाओगे तो अगले स्टेप के अंदर जैसे यहां पे आपतन कोण ग्रेटर देन सी होगा, तब अपवर्तित प्रकाश किरण है वो दूसरे माध्यम में न जाकर के वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इस प्रकार से ये यहां से टॉपिक अपवर्तन की जो पढ़ने जा रहे हो उसमें सिर्फ दो ही चीजों का आप लोग ध्यान रखना। पहला है स्नेल नियम बोर्ड की दृष्टि से, और दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे।